दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्शल योद्धा अर्जुन कहानी सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए डेली 10 से 15 एपिसोड आएगा और जो मेंबरशिप नहीं लिया है उनके लिए सप्ताह में 5 एपिसोड आएगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, लेखक ने बोला है। और आप लोगों को बिना देरी के कहानी सुनना है तो आप लोग मेंबरशिप ले सकते हो। चलो अब बिना देरी कहानी स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है मार्शल योद्धा अर्जुन की अद्भुत दुनिया में। ये कहानी है वीरता, रहस्यों और युद्धकला की, जहां हर कदम पर रोमांच है। नॉवल लेखक यवकृत राव, स्टोरीज ऑडियो क्रिएटर द नॉवल एक्सप्लेनर के द्वारा किया गया है। अगर आपको ताकत, युद्ध और रहस्य पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल योद्धा अर्जुन, जहां हर योद्धा की तकदीर तलवार से लिखी जाती है। डिस्क्लेमर, दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी मेरे द्वारा एडिटिंग और अनुवादित है और यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे अल्फा नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। रूकी रैंकिंग कंपटीशन का अंत हो गया था। अंत में मनन सिन्हा ने थोड़ा एज लेते हुए दिया रेड्डी को हरा दिया और रूकीज के बीच चैंपियन बन गया। जैसे ही रूकी रैंकिंग कंपटीशन की क्राउड छंटने लगी, हर कोई फाइनल बैटल को लेकर बहुत एक्साइटमेंट से चर्चा करने लगा। अरेना सभी में रेजिडेंसेस से कनेक्टेड था, इसलिए वहां बहुत क्राउड थी। इसी समय अर्जुन दिव्य शहर में वापस आया। रास्ते में उसने भारी भीड़ देखी और थोड़ा अचंभित हो गया। ओह, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? जब अर्जुन ने रुकीज की तरफ हैरानी से देखा तो रुकीज भी उसे देखकर हैरान हो गए। यह इसलिए क्योंकि उसका अपीयरेंस बहुत ही खराब लग रहा था। रूकी रैंकिंग कंपटीशन एक बड़ा ओकेजन था, इसलिए बहुत से लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। इसके विपरीत अर्जुन ने फटे हुए और पुराने कपड़े पहने हुए थे, जो साफ तौर पर उससे एक साइज छोटे थे। न केवल वह अजीब दिख रहा था, बल्कि उसकी सेवा भी हाफ ब्रोकन थी। ये सब उसे एक भिखारी जैसा बना रहा था, जो दिव्य शहर में बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। यह आदमी कौन है? ये थॉट कई लोगों के माइंड्स में आया। अगर दिव्य शहर में अनऑथराइज्ड पीपल के एंट्री पर रोक नहीं होती तो शायद किसी ने अर्जुन को भिखारी समझकर उस पर पैसे फेंक दिए होते। इसी समय कुछ डिस्टेंस पर दिया रेड्डी, मनन सिन्हा, अंकुर और महिमा के साथ एक ग्रुप आ रहा था। वॉरियर्स के वर्ल्ड में स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट किया जाता है, इसलिए जब ये चारों आए तो उन्हें आइडल्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा। महिमा और अंकुर को स्पेशली बहुत रिस्पेक्ट दिया जा रहा था। चाहे स्ट्रीट्स कितनी भी क्राउडेड क्यों न हो, लोग उनके लिए रास्ता बना रहे थे। अर्जुन को सडनली देखकर अंकुर और महिमा चकित हो गए। यह इसलिए क्योंकि लगभग एक साल में अर्जुन में बहुत चेंजेस आ गए थे। वे उसे पहली नज़र में रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सके। अर्जुन के फेस को लंबे समय तक घूरने के बाद अंकुर और महिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके फेसेस पर एक संदेह वाला लुक आ गया। ये सच में वही है? हाँ हाँ भाई अर्जुन, अंकुर जोर से हंसा। अंकुर और अर्जुन सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड्स थे, लेकिन उन्होंने उल्कापिंड घाटी में लाइफ और डेथ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। इसके अलावा अर्जुन ने अंकुर की लाइफ भी सेव की थी। उनकी फ्रेंडशिप नेचुरली अब पहले जैसी नहीं रही थी। अंकुर क्राउड को पार करते हुए जल्दी से अर्जुन की तरफ आया और उसके शोल्डर्स पर जोर से स्लैप किया। मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। हाँ हाँ। अर्जुन का वापस जिंदा लौटना अंकुर को दिल से खुशी दे रहा था। अर्जुन ने भी एक जोरदार हंसी दी और कहा, मैं भाग्यशाली था। मैं मौत के दरवाजे के आसपास बस एक सरसरी चक्कर लगाकर लौट आया। एक साल की अकेलेपन भरी यात्रा के बाद अर्जुन को एक परिचित चेहरा देखकर भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक था। वह सच में अपनी जान गंवाने के करीब था जब उसका गोल्डन क्रो प्रजाति ने पीछा किया था। अर्जुन, तुम आखिरकार लौट आए। महिमा भी उसकी तरफ बढ़ी। जब वे 10 महीने पहले अलविदा कह रहे थे तब वह अर्जुन से थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन अब उसे हल्का सा ऊपर देखना पड़ रहा था। महिमा को लगा कि अर्जुन में उनसे सेपरेशन के दौरान पूरी तरह से बदलाव हो गया है। ये केवल उसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं थी, बल्कि अन्य एस्पेक्ट्स भी थे। लेकिन ये बदलाव क्या थे वह बता नहीं सकी। अर्जुन, तुम इतनी लंबी ट्रेनिंग पर बाहर रहे, तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल क्या है? अंकुर ने कैजुअली पूछा। पीक ऑफ पर्पल ब्लड। अर्जुन ने इसे छिपाया नहीं। हाँ हाँ, तो फिर तुम हमसे धीमे हो।
महिमा और मैं पहले ही यूएन फाउंडेशन की इनिशियल शेप कंडेंस करना शुरू कर चुके हैं। तुम हमें ऐसा समझ सकते हो कि हम यूएन फाउंडेशन रेल्म के दरवाजे पर एक पैर रख चुके हैं। 2 महीने में हम निश्चित रूप से यूएन फाउंडेशन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। अंकुर की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी और कल्टीवेशन लेवल्स की बात करते ही वह उत्साहित लगने लगा। इन 10 महीनों में उसने काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी। पर्पल ब्लड के पीक से लेकर यूएन फाउंडेशन के हाफ स्टेप तक की बड़ी छलांग ने अंकुर की दिव्य शक्ति बैल राजा स्किल को एक और लेवल पर पहुंचा दिया था। हर लेवल पर दिव्य शक्ति बैल राजा स्किल में एक बड़ा जंप होता है। अब अंकुर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और वह किसी से भी लड़ने के लिए तैयार था। भाई अर्जुन, तो फिर हम अरेना में ट्रेनिंग के लिए कब चल रहे हैं? वह जानता था कि अर्जुन निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वह कॉन्फिडेंस से भरा था। अर्जुन जैसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा कि भले ही वह अर्जुन के बराबर न हो, लेकिन उनके बीच का अंतर पिछले साल जैसा बड़ा नहीं रहेगा। आसपास के रुकीज अंकुर और महिमा को अर्जुन से इतने खुश होकर बात करते हुए देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति अंकुर और महिमा का अच्छा फ्रेंड होगा। अर्जुन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये नाम पहले भी सुना है? एक रुकी ने कहा। अर्जुन, क्या ये पिछले साल की रुकी रैंकिंग कंपटीशन का चैंपियन नहीं है? कुछ रुकीज ने अर्जुन के बारे में सुना था। उनके पास इस नाम की थोड़ी सी यादें थीं, जो अब दिव्य शहर के कल्टिवेटर्स के लिए लगभग धुंधली हो चुकी थीं। ये वही होना चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति ने वास्तव में पिछले साल के रुकी रैंकिंग कंपटीशन में महिमा को हराया था। क्या ये सच है? ये सुनते ही सभी रुकीज आश्चर्यचकित रह गए। ये व्यक्ति उनके मन में बने एक्सपर्ट की पहले की छवि से बिल्कुल अलग था। इसमें एक्सपर्ट जैसी कोई बात नहीं दिख रही थी, और फिर भी यह महिमा और अंकुर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कई रुकीज ने अर्जुन को एक उलझन की भावना और डाउट से देखा। उन्होंने महिमा और अंकुर की स्ट्रेंथ देख रखी थी, और वह बहुत भयानक थी। लेकिन उनके सामने यह व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे वह रेफ्यूजी कैंप से बाहर आया हो। वह बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लग रहा था। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि यह व्यक्ति सुपर एक्सपर्ट था। भले ही वह 1 साल पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वह बहुत लंबे समय से गायब था, और कोई नहीं जानता था कि उसने इस अवधि में क्या अनुभव किया। क्या वह वास्तव में अंकुर और महिमा को लीड कर सकता था? उनमें से कई लोग ऐसे ही थॉट्स रखने से खुद को रोक नहीं सके। इसी समय अर्जुन ने महिमा और अंकुर से विदा लेने का फैसला किया। भाई अर्जुन, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो अरेना में आना, और आते समय मुझे इन्फॉर्म कर देना। अंकुर अर्जुन के साथ स्पारिंग करने की बात को अभी तक नहीं भूला था। उसके ओपिनियन में अर्जुन की वापसी निश्चित रूप से रैंकिंग्स को चैलेंज करने के लिए थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। हाँ, मुझे गलत मत समझना। शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन सूर्य प्रताप, ऋषभ मेहता और बाकी ताकतवर लोगों ने दिव्य शहर छोड़ दिया है। अब शुरुआती कुछ स्पॉट्स खाली हो गए हैं और हर कोई उन पर नजर गड़ाए हुए है। कुछ सीनियर कल्टिवेटर्स जिन्हें फर्स्ट आने की उम्मीद है, उनमें इंटेंस बैटल चल रही है। खासकर क्योंकि सिटी लॉर्ड की बर्थडे सेलिब्रेशंस चल रही हैं, अरेना रिवॉर्ड्स काफी बढ़ गए हैं। अंकुर ने अपने पीछे की भीड़ की तरफ इशारा किया। उसने कहा, रुकी रैंकिंग कंपटीशन के चलते अरेना कुछ समय के लिए बंद था। अगर ऐसा न होता तो यहाँ लड़ने वालों की गिनती बहुत ज्यादा होती और आज से ज्यादा लोग होते। ओह, सूर्य प्रताप, ऋषभ मेहता और बाकी चले गए। वह ये सुनकर हैरान हुआ। दरअसल वे लोग दिव्य शहर में पूरे 6 साल तक रहे थे, और अब उनके जाने का समय आ गया था। कितनी बुरी बात है। उसने सूर्य प्रताप, ऋषभ मेहता और उनके साथियों के नाम तब से सुने थे जब वह दिव्य शहर में नया नया आया था। वह हमेशा सूर्य प्रताप के साथ एक लड़ाई लड़ना चाहता था। हालांकि अर्जुन अभी सिर्फ पर्पल ब्लड के पीक पर था, और कल्टिवेशन लेवल के अंतर की वजह से वह सूर्य प्रताप का सामना नहीं कर सकता था। यह अंतर केवल अर्जुन ही समझता था। और अब वे लोग दिव्य शहर छोड़ चुके थे, जिससे अर्जुन को उन्हें चुनौती देने का मौका नहीं मिला। ये केवल दुख की बात ही कहा जा सकता था। हाँ, उनके रहते हुए हमारे लिए अर्थ रोल को चुनौती देना बहुत मुश्किल होता। अंकुर हंसते हुए बोला। उसने अर्जुन के थॉट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र में उनके बैच में से कोई भी सूर्य प्रताप को चुनौती देने का सोच भी नहीं सकता था। अब अरेना की ओवरऑल स्ट्रेंथ कम हो गई है। बहुत से 5th ईयर कल्टिवेटर्स सूर्य प्रताप से काफी कमजोर है। शायद 1-2 साल में हम हेवन और अर्थ रोल्स के टॉप 5 को चुनौती दे पाएंगे। अंकुर बहुत उत्साहित था। अगर वह अपने चौथे साल में दिव्य शहर के टॉप 5 में पहुंच सकता तो यह एक शानदार उपलब्धि होती। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। सचमुच, दिव्य शहर हर साल अत्यधिक प्रतिभाशाली एलीट्स को जन्म नहीं देता है। वर्तमान दिव्य शहर थोड़ा कमजोर था।
अर्जुन को जीनियसिस के साथ बैटल करना पसंद था। सूर्य प्रताप के जाने के बाद अब केवल प्रगति ही बची थी, लेकिन वह शायद ही कभी अरेना में दिखती थी और न ही उसने हेवन या अर्थ रोल्स को चुनौती दी। उसकी स्ट्रेंथ अब भी एक सवाल थी। भाई अर्जुन, तुम्हारा लौटना इतना आसान नहीं रहा होगा। चलो दिव्य चंद्रमा रेस्टोरेंट में चलते हैं और 2 कप चाय पीते हैं। अंकुर ने उसको ड्रिंकिंग के लिए इनवाइट किया, लेकिन अर्जुन ने सिर हिलाया, किसी और समय करेंगे। मैं बहुत लंबे समय तक बाहर रहा हूँ। अब जब मैं दिव्य शहर वापस आया हूँ तो पहले मुझे ग्रैंडमास्टर शैलजा और एल्डर विश्वनाथ से मिलना होगा। इन 2 लोगों में से एक उसका क्वाजी मास्टर था और दूसरा भले ही उसका मास्टर न हो, लेकिन उसने अर्जुन को बहुत कुछ सिखाया था। सीनियर्स से मिलना उसका कर्तव्य था। करीब 1 घंटे बाद सेंट्रल डिवाइन टावर के 69th फ्लोर पर मिस राधा अपनी छोटी टांगों से दौड़ती हुई प्रगति के ट्रेनिंग ग्राउंड पर आए। अब क्या हुआ? प्रगति ने इम्पेशेंट होकर पूछा। उसकी मेड सर्वेंट को छोटी छोटी बातों पर सरप्राइज होने की आदत थी। राधा ने हौंफते हुए कहा, वह व्यक्ति जिसे आप बहुत हेट करती हैं, वह वापस आ गया है। प्रगति ने ये सुनते ही अपना मुंह सिकोड़ा। बिना ध्यान दिए उसने कहा, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें तुम्हारी मिस हेट करती है। मुझे उनके नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं। कौन सा मेढक है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? वह अर्जुन। राधा ने अपने गोल मटोल हाथों से माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। अर्जुन। प्रगति यह सुनकर हैरान हुई। उसने अनायास ही अपने परिवार के हाथ सूत्र की प्रैक्टिस रोक दी। उसका फेशियल एक्सप्रेशन बदल गया और वह 10 सेकंड तक चुप रही। वह रास्कल जो करीब 1 साल से गायब था, वह सच में लौट आया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने गुस्से में कहा, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, लेकिन डिजास्टर्स 1000 साल तक निशान छोड़ते हैं। मुझे पता था कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। सही कहा, सही कहा। राधा ने जोर से सिर हिलाया। मिस, क्या आप उससे मिलने जाना चाहेंगी? वह अभी ग्रैंडमास्टर शैलजा से मिलने गया है। प्रगति का मुंह फड़फड़ाने करने लगा। मुझे उससे मिलने की क्या जरूरत? कुछ दिनों में वह मेढक फिर से हमारे पास आ जाएगा। आगे चलकर हम बार बार मिलेंगे। क्या मुसीबत है? ये कहकर उसने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी। लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। वह अर्जुन के बारे में सोचती रही। जैसे ही उसने सोचा, उसके होठों पर एक सिनिस्टर स्माइल आ गई। हालांकि वह हमेशा अर्जुन को परेशान करने वाला समझती थी, उसने कभी यह नहीं चाहा कि वह रास्कल इस तरह मर जाए। मिस, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? राधा ने उत्सुकता से पूछा। मैं मुस्कुरा रही हूँ। वह थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि वह रास्कल वापस आ गया है। अब मेरे पास खेलने के लिए कुछ मजेदार होगा। देखना अब मैं उसे कैसे बेवकूफ बनाती हूँ। हाँ हाँ हाँ। प्रगति खुशी खुशी हंसने लगी। राधा ने सिर तिरछा कर सोचा, ऐसा लगता है कि मिस कभी उसे बेवकूफ नहीं बना सकी। बेशक वह ये बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अर्जुन के दिव्य शहर लौटने की खबर आधे दिन से भी कम समय में फैल गई। रूकीज को अर्जुन नाम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि दूसरे साल के कई साधकों, खास तौर पर उसके दुश्मनों के लिए इसका बहुत मतलब था। ये नाम भूलने लायक नहीं था। वह बदमाश वास्तव में मरा नहीं। इस समय एक छोटे से कोर्टयार्ड में उदास चेहरों वाले कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। वे 3 लोग जो कुर्सियों पर बैठे थे, रंजन अरोड़ा, अभय राव और दिनेश राव थे। अभय और दिनेश भाई थे और सीकर राजघराने से आए थे। अभय ने अर्जुन के खिलाफ जुआ खेलने का मौका लिया था जब अर्जुन और रंजन के बीच लड़ाई हुई थी और उसे बहुत नुकसान हुआ था। इस लड़ाई के बाद उसके हाथों से ट्रूथ ऑफ लॉस चला गया था, जिसके कारण उसे अपने परिवार के कबीले द्वारा दंडित किया गया था। जहां तक दिनेश का प्रश्न है, जिसे हमेशा अपने उजाड़ स्वर्ग तकनीक पर गर्व था, उसका चेहरा भी अर्जुन की वजह से एक मजाक बन गया था। हालांकि जो व्यक्ति अर्जुन से सबसे अधिक नफरत करता था, वह इन लोगों में से नहीं था। इस कोर्टयार्ड के कोने में एक युवक खड़ा था जो जख्मों से भरा हुआ था और उसका एक हाथ गायब था। वह अनिरुद्ध था। 10 महीने पहले उल्कापिंड घाटी के फ्रॉस्ट तालाब के अंदर उस पर अचानक अजीब मछलियों के एक झुंड ने हमला कर दिया था। नतीजतन मछलियों ने उसके शरीर को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया था और उसके शरीर से मांस के टुकड़े नोच लिए थे। इस इंसिडेंट को याद करने मात्र से ही उसे बुरे सपने आने लग जाते थे। मरने के लिए तैयार न होने की लालसा के साथ वह बड़ी कठिनाई से फ्रॉस्ट तालाब से बाहर निकल आया था और अंततः जीवित रहने में कामयाब रहा था। वह बड़ी मुश्किल से मौत से बच पाया। उसके शरीर का ऊपरी मांस और त्वचा खत्म हो गई थी। उसके शरीर पर सिर्फ खून से सनी बची हुई मांसपेशियां बची थीं। यह भयानक सीन था। उसकी एक भुजा एक बड़ी मछली द्वारा फाड़ दी गई थी। अनिरुद्ध के लिए एक हाथ खोना सबसे बड़ा दुख था। एक योद्धा बिना हाथ के कैसे रह सकता है?
ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई ट्रेजर नहीं था जिससे किसी व्यक्ति का हाथ वापस लगाया जा सके, बस वे बहुत महंगे थे। यहाँ तक कि उसका परिवार भी बड़ी मुश्किल से एक ही पा सकता था। और अगर यह ट्रेजर मिल भी जाए तो जो हाथ फिर से विकसित होगा वह एक नॉर्मल मानव हाथ होगा। उसे फिर से शुरू से ही ट्रेन करना होगा। ये बात इमेजिन करना आसान था कि उसे किस प्रकार की कठिनाई और पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा। अनिरुद्ध को अब सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी। उसे उस अजीब मछली से नफरत थी और उसे हर चीज से नफरत थी। जब अनिरुद्ध को बुरी तरह से काट लिया गया था और उस पर अचानक विपत्ति आ पड़ी थी, तो दर्द के कारण वह ये सोच भी नहीं पाया था कि उस पर अचानक अजीब मछलियों ने हमला क्यों किया था। हालांकि होश में आने के बाद उसे वह भयानक इंसिडेंट याद आया। उसे याद आया कि उस समय पानी में उसने एक विस्फोट सुना था और फिर एक युएनची किरण देखी थी। किरण के भीतर एक तीर उसकी ओर उड़ रहा था। तीर के सिरे पर कुछ हरा रंग था। ये घास जैसा दिख रहा था। तीर उस पर निशाना लगाकर नहीं चलाया गया था और उससे थोड़ी दूर से निकल गया था, लेकिन उस तीर के पीछे डरावनी विचित्र मछलियों का समूह था। जैसे जैसे उसको उस समय के सीन याद आते गए, उसे और भी यकीन होता गया कि क्या हुआ था। युएनची में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से एक योद्धा की वजह से था, किसी उजाड़ जानवर की वजह से नहीं। उसको धीरे धीरे याद आया कि तीर के सिरे पर लगी घास वही जानवरों को लुभाने वाली घास थी जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था। अचानक उसको सारी बात समझ में आ गई। अजीब मछलियों को जानबूझकर किसी चीज से दूर करके उसकी ओर खींचा जा रहा था ताकि उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा सके। जहां तक उस तीर की बात है, उस ग्रुप में केवल अर्जुन ही धनुष और बाण का प्रयोग करता था। अनिरुद्ध का गुस्सा उस समय पीक पर था। वह अर्जुन के खून से इस इंसिडेंट का रिवेंज लेना चाहता था। हालांकि अर्जुन के लापता होने के बाद उसे लगा शायद उल्कापिंड घाटी में उसकी डेथ हो गई है, और इस बात ने उसके गुस्से को थोड़ा शांत कर दिया। उसने इसे अर्जुन के लिए उचित पनिशमेंट माना। हालांकि वह अपना बदला लेने में असमर्थ था, जिसके कारण उसे अंदर ही अंदर चुभन हो रही थी। वह जानता था कि भले ही अर्जुन वास्तव में वापस आ जाए, वह उसका कुछ नहीं कर सकता। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। अगर उसके पास प्रूफ भी होता तो भी वह अर्जुन के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता था, क्योंकि वह खुद ही वह व्यक्ति था जिसने शुरू में उस म्यूटेटेड 3 आंखों वाले मकड़ी को उनके पास ले जाने के लिए फुसलाया था। दूसरी तरफ इस घटना के कारण उसको महिमा के डिफेंडर ड्यूक परिवार कबीले और अंकुर के एकांतप्रिय परिवार कबीले द्वारा लाए गए भारी दबाव को सहना पड़ा। उसका परिवार में भले ही रॉयल ब्लड हो, लेकिन 2 बड़े पारिवारिक कुलों का सामना करना उनके लिए बहुत ज्यादा था। अनिरुद्ध की फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण उसके परिवार के कुल द्वारा उसे त्याग दिए जाने की भी संभावना थी। इससे अनिरुद्ध को एक अजीब सिचुएशन में डाल दिया गया। वह पिछले कुछ महीनों से अपने कामों में इतना बिजी था कि उसके पास ये सोचने की ऊर्जा ही नहीं थी कि अर्जुन से रिवेंज कैसे लिया जाए। शुक्र है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन की डेथ की संभावना बढ़ती गई। हालांकि आज वह वापस आ गया, और थोड़ा दयनीय दिखने के अलावा उसे कोई चोट भी नहीं लगी थी। अपने आप को देखकर जो एक टूटे पैर वाले कुत्ते की तरह दिख रहा था। इस तुलना ने अनिरुद्ध को लगभग पागल कर दिया। अनिरुद्ध, जल्दबाजी मत करो। दिनेश ने उसके कंधे को थपथपाया। अनिरुद्ध के विकलांग हो जाने के बाद वह थोड़ा पागल और असामान्य हो गया था। दिनेश ग्रुप में सबसे सीनियर था, इसलिए सभी लोग उसे अपना लीडर मानते थे। हर कोई, हम सभी को एक ही दल में माना जा सकता है। अर्जुन की वापसी के साथ हमें नहीं पता कि वह कितना स्ट्रांग हो गया है। अगर वह भविष्य में मैच्योर हो गया तो हम वास्तव में दिव्य शहर में अपना स्थान खो देंगे। दिव्य शहर की प्रतिभा पालन स्ट्रैटेजी विषैले कीड़ों को पालने के समान थी। यहाँ कुछ भी प्राप्त करने के लिए एक कंपटीशन आयोजित किया जाता था। कई साधकों ने कम्पेटिटिव प्रेशर का विरोध करने के लिए ग्रुप और एसोसिएशन बना लिए थे। वे अर्जुन के कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे, इसलिए यदि वह मैच्योर हो जाता और हेवन और अर्थ रोल के टॉप लोगों में शामिल हो जाता तो उनके दिन फिर आसान नहीं होते। रंजन ने कहा, अर्जुन एल्डर्स को रिपोर्ट करने गया है। मैंने उसका विवरण सुना है। वो 10 महीने से एक जगह फंसा हुआ था, जिसके कारण वह वापस नहीं आ सका। 10 महीने से फंसा हुआ था। वापस आने के बाद उसके रूप रंग से लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ी आपदा झेली होगी। इस कमीने का जीवन निश्चित रूप से बहुत मजबूत है। वह निश्चित रूप से अर्थ रोल को चुनौती देगा। हमें पहले ये देखना होगा कि वह किस रैंक को प्राप्त करने में सक्षम है, उसके बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में उससे कैसे निपटना है। अर्थ रोल। अभय ने दांत पीस लिए। काश वह मुझे चुनौती देता। कितनी अफसोस की बात है। साधकों के फाइनल बैच के चले जाने के बाद अभय की अर्थ रोल पर रैंकिंग टॉप 40 में पहुंच गई थी। सेकेंड ईयर के साधकों के लिए ये रैंकिंग बहुत दूर थी।
उदाहरण के लिए अंकुर और महिमा की रैंक केवल 700-900 के बीच थी। अभय के दृष्टिकोण से अर्जुन अभी भी अर्थ रोल पर टॉप 100 को चुनौती देने में सक्षम नहीं था। इसका मतलब ये था कि अर्जुन के साथ मुकाबला करना उसकी किस्मत में नहीं था। ... बच्चे, तुम पिछले 10 महीनों से कहाँ थे? सेंट्रल डिवाइन टावर में विश्वनाथ ने अर्जुन के बालों को बिखेरा। आह बच्चे, तुम लंबे हो गए हो। विश्वनाथ की हाइट छोटी थी, इसलिए अब वह अर्जुन से भी छोटा था। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने पहले ही पूरे दिन बूढ़े आदमी विश्वनाथ की बातें सुनी थीं। जलते हुए नरक के एक्सप्लेनेशन के बारे में अर्जुन ने उसे यह बताने की हिम्मत नहीं की कि वह जलते हुए नरक के सबसे गहरे लेवल में प्रवेश कर चुका था। उस जगह की शुद्ध यांग क्यूई बहुत अच्छी थी। उसने जलते हुए नरक की गहराई में प्रवेश करने के लिए शुद्ध यांग आग को डिवाइड करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का यूज किया था। यहाँ तक कि ऋषियों को भी प्रवेश करने के लिए बहुत सारी युआन क्यूई खर्च करने की आवश्यकता होगी। अर्जुन सिर्फ इतना ही कह पाया कि उसे किसी अनजान जगह में खींच लिया गया था। इस तरह वह ये बता पाया कि कैसे उसका आइडेंटिटी टोकन अपना कनेक्शन खो चुका था। इस बात ने विश्वनाथ की दिलचस्पी जगा दी। उसने पहले ही दूसरे एल्डर के साथ मिलकर जलते हुए नरक की फिर से जांच करने का फैसला कर लिया था। इससे अर्जुन को सिरदर्द होने लगा। उसे लगा जैसे वह बूढ़े आदमी को धोखा दे रहा है। ये तथाकथित अज्ञात स्थान निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे विश्वनाथ कभी नहीं ढूंढ सकता था। विश्वनाथ ने इस अज्ञात स्थान के बारे में कई प्रश्न पूछे और अर्जुन ने केवल कुछ अस्पष्ट डिस्क्रिप्शन दिया। इस तरह की जगहें अस्पष्ट और अवास्तविक होती थीं और अर्जुन के कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह समझ सकता था, इसलिए उसने सच को बस थोड़ा घुमाफिर कर कहा था। विश्वनाथ स्वाभाविक रूप से किसी चीज पर डोबट नहीं करेगा, न ही उससे सवाल करेगा। तो कैसा रहेगा? तुम कब अर्थ रोल को चुनौती दे रहे हो? चलो पिछले 10 महीनों की साधना के फल देखें। विश्वनाथ अर्जुन की करंट स्ट्रेंथ को देखने के लिए उत्सुक था। फिलहाल मेरे पास अर्थ रोल को चुनौती देने की कोई योजना नहीं है, अर्जुन ने कहा। अर्थ रोल को चुनौती नहीं दे रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विश्वनाथ ने अपनी दाढ़ी पर चुटकी काटी। वह स्पष्ट रूप से दुखी था। मैं तलवार कब्र में जाने की प्लानिंग कर रहा हूं। तलवार वाली कब्र? विश्वनाथ ने घूर कर देखा। क्या तुम सेबर कब्र में अच्छा नहीं कर रहे हो? तुम तलवार वाली कब्र में क्यों जा रहे हो? विश्वनाथ व्यावहारिक रूप से अवाक था। अर्जुन की इस बात ने वास्तव में उन्हें चिंता में डाल दिया था। वह सेबर कब्र को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, फिर भी उसकी नजर अब तलवार कब्र पर ही थी। बच्चे, यह क्या पागलपन है? तुम सेबर छोड़कर अब तलवार नहीं उठाना चाहते, है न? या क्या तुम सेबर और तलवार दोनों का इस्तेमाल करना चाहते हो? ये सोचते हुए विश्वनाथ वास्तव में अर्जुन के माइंड के अंदर देखना चाहता था, ताकि देख सके कि इस बच्चे के मन में क्या गंदे विचार हैं। जो योद्धा एक ही वेपन के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जान सकते थे, वे पहले से ही अद्भुत होते थे। 2 वेपन्स में महारत हासिल करना एक पागलपन था। यह एक ऐसा काम था जिससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला था। प्राचीन काल से ही सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के ऋषियों ने ऐसा कभी नहीं किया था। बेशक लोगों के लिए धनुष और हिडन वेपन्स को एक अतिरिक्त वेपन के रूप में उठाना नॉर्मल बात थी। धनुष और हिडन वेपन दूर से हमला करने के लिए यूज किए जाने वाले सहायक हथियार थे और महत्वपूर्ण समय के दौरान इनका बहुत उपयोग किया जा सकता था। मैं बस एक नज़र डालने की सोच रहा हूँ। शायद मुझे तलवार की कब्र से कुछ प्रेरणा मिल जाए, अर्जुन ने उलझन में कहा। इस तरह के एक्सप्लेनेशन के बाद भी विश्वनाथ का चेहरा उदास हो गया। बच्चे, जब मैंने तुम्हें टोटेम रहस्यवादी तकनीक चुनने दी थी तो तुमने 10,000 जानवर टोटेम चुना था। अब 10,000 जानवर टोटेम को पूरा किए बिना तुम अभी भी अधिक संभावित टोटेम रहस्यवादी तकनीक पर स्विच करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, और अब तुम तलवार कब्र के बारे में भी सोच रहे हो। तुम निश्चित रूप से पागल हो। विश्वनाथ को यह भी चिंता थी कि अर्जुन बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश में अपना समय बर्बाद कर देगा, जिनमें से सभी बहुत ज्यादा मेहनत वाली थी। हालांकि विश्वनाथ ने जो भी कहा, अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह तलवार की कब्र में जाना चाहता था ताकि भीतर से अधिक अनुभव और प्रेरणा प्राप्त कर सके। अंत में विश्वनाथ ने हार मान ली। उसने मांग की, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार तलवार की कब्र में प्रवेश करने दूंगा। हालांकि मैं पहले बुरी बातें कहूंगा। एक बार जब तुम तलवार की कब्र से बाहर निकलोगे तो तुम्हें अर्थ रोल को चुनौती देनी होगी और टॉप 500 में प्रवेश करना होगा। नहीं, टॉप 400 नहीं, 300। यदि तुम टॉप 300 में प्रवेश नहीं कर सकते तो तुम्हें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने सेबर स्किल को डेवलप करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें एक दूसरी टोटेम रहस्यवादी तकनीक भी चुननी है, विश्वनाथ ने आक्रोश से कहा।
वह बता सकता था कि अर्जुन की साधना का स्तर अभी भी बैंगनी रक्त के शिखर पर था, महिमा और अंकुर से थोड़ा खराब। भले ही अर्जुन का टैलेंट उन दोनों से अधिक हो और उसकी ताकत अंकुर और महिमा की संयुक्त ताकत से भी अधिक हो, फिर भी उसके लिए टॉप 500 में प्रवेश करना असंभव होगा। उसे यह पता होना चाहिए कि अर्थ रोल के टॉप 500 में रैंक करने वाले सभी साधक युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शुरुआती चरणों के पीक पर थे। बैंगनी रक्त क्षेत्र और युआन फाउंडेशन क्षेत्र के बीच एक बड़ा अंतर था। बैंगनी रक्त क्षेत्र के पीक पर मौजूद व्यक्ति के लिए युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शुरुआती चरणों के पीक पर मौजूद व्यक्ति के खिलाफ युद्ध करना बेहद मुश्किल था। विश्वनाथ को डर था कि अर्जुन के साथ कुछ भाग्यशाली चीजें हुई थी जब वह अनुपस्थित था और अब वह टॉप 400 में प्रवेश कर सकता है। इससे वह बच्चा कहीं अहंकारी न हो जाए। इसलिए विश्वनाथ ने जानबूझकर टॉप 300 में आने का टारगेट सेट किया। दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड के बर्थडे बैंक्वेट का दिन तेजी से नजदीक आ रहा था। उस दोपहर दिव्य शहर के ऊपर एक विशाल हवाई जहाज उड़ा रहा था। ये हवाई जहाज लगभग 2000 फीट लंबा था और पूरी तरह से काले रंग के तराजू से ढका हुआ था। यह एक विशाल उड़ने वाले राक्षस की तरह लग रहा था। जब यह दिव्य शहर के पास से गुजरा तो इसने एक विशाल छाया बनाई। ये है। दिव्य शहर के साधकों ने हवाई जहाज को देखा और दंग रह गए। ये हवाई जहाज दिव्य शहर के हवाई जहाजों से अलग था और यह बहुत बड़ा था। इस उड़ते हुए राक्षस को देखकर कई लोग विस्मय और अपने छोटे होने की भावना से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ लोगों ने देखा कि उस विशाल हवाई जहाज के किनारे एक अजीब सा सिंबल था। ये काले बादलों का एक समूह था जिसके बीच एक काला ड्रैगन उड़ रहा था। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य। कुछ अधिक जानकार लोगों ने इस सिंबल को देखने के बाद कहा। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य की सीमा सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से मिलती थी। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य पूर्व में था जबकि मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य पश्चिम में था। दोनों देशों की उत्तरी सीमाओं के उत्तर में विशाल दिव्य जंगल था। चाहे देशों की शक्ति, उनकी विरासत, क्षेत्र या जनसंख्या की तुलना की जाए, मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य लगभग सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के बराबर था। दो महान राष्ट्रों के एक साथ होने पर संसाधनों, भूमि और अन्य कारणों से कुछ संघर्ष होना तय था। हालांकि दिव्य जंगल के खतरे के साथ दोनों देशों को शांति बनाए रखना था। वे कोई बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं कर सकते थे, नहीं तो वे दिव्य जंगल से आने वाले कभी कभी बड़े पैमाने पर जानवरों की भीड़ का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य एक सहयोगी और प्रतिस्पर्धी स्थिति में सह अस्तित्व में है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य का बड़ा हवाई जहाज दिव्य शहर तक उड़ान भरेगा। ये हवाई जहाज निश्चित रूप से मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य का शाही हवाई जहाज था। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के राजदूतों का ऐसे हवाई जहाज में दिव्य शहर में आना उनके देश की ताकत का प्रदर्शन था। साथ ही इसका मतलब ये भी था कि जो कोई भी हवाई जहाज पर सवार था वह मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य में एक महान व्यक्ति था। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य और सूरतगढ़ दिव्य शहर के बीच की दूरी कम नहीं है। उनके राजदूत दिव्य शहर में क्यों आएंगे? किसी ने अवचेतन रूप से पूछा। ओह, क्या ये हो सकता है कि वे सिटी लॉर्ड के बर्थडे बैंक्वेट के लिए यहाँ आए हों? किसी के मन में एक चमक सी कौन थी। ये सुनकर सभी को लगा कि यह संभव है। ऐसा होना ही था। दिव्य शहर में हाल के दिनों में एकमात्र बड़ा मामला सिटी लॉर्ड का बर्थडे बैंक्वेट था। अजीब बात है, हमारे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य का मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। वे हमारे सिटी लॉर्ड के बर्थडे बैंक्वेट के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजने के लिए विशेष रूप से एक राजदूत क्यों भेजेंगे? कुछ अधिक विचारशील लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस समय बड़े हवाई जहाज के अंदर एक शानदार हॉल में पीले कपड़े पहने एक मोटा आदमी 1 मीटर लंबा भुना हुआ उजाड़ जानवर का पैर पकड़े हुए था। वह अपने मुंह से मांस को फाड़ रहा था। पतला पैर पूरी तरह से भुना नहीं था, इसलिए उसमें अभी भी थोड़ा खून था। जब पीले कपड़े पहने मोटा आदमी मांस खा रहा था तो वह बहुत ऊपर खड़ा होकर अपने हवाई जहाज की खिड़की से दिव्य शहर के साधकों को कृपालु भाव से देख रहा था। उसके एंजल से उसके नीचे खड़े लोगों की भीड़ चींटियों के समान थी जिन्हें वह अपने पैरों से कुचल सकता था। ये दिव्य शहर के साधक हैं। वे मुझे कुछ खास नहीं लगते। पीले रंग का मोटा आदमी हंसने लगा। उसने अपनी बहुत लंबी जीभ से उस उजाड़ जानवर के खून को अपने मुंह के आसपास से चाटा। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक व्यंग्यात्मक झलक उभरी। पीले कपड़े पहने मोटे आदमी के पीछे एक राजकुमारी जैसी लड़की खड़ी थी जो बैंगनी रंग का महलनुमा गाउन पहने हुए थी। उसने अपने हाथ में शराब का गिलास पकड़ा और उसके अंदर के लाल तरल पदार्थ का स्वाद लिया। उसने एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी। महाराज ने पहले कहा था कि दिव्य शहर का सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में स्थान हमारे मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के दिव्य 72 पैगोडा के बराबर है। उन्हें नीची नजर से मत देखो। हाँ, जो भी हो,
हम यहाँ जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं, लड़ने नहीं। बेशक अगर जरूरी हो तो ये देखना बुनियादी शिष्टाचार है कि वे क्या करने में सक्षम हैं। पीले वस्त्र पहने मोटे आदमी ने सहजता से कहा, जबकि गाउन वाली लड़की ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह कोई साधारण सेलिब्रेशन नहीं है। इस बार लॉर्ड सेवन स्टार पैगोडा के लॉर्ड व्यक्तिगत रूप से आकर दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड से कुछ चर्चा करना चाहते थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसका संबंध उस रहस्यमय व्यक्ति से है जो अचानक प्रकट हुआ। हाँ, ये तो हायर लेवल वाले लोगों के मामले हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं इस जन्मदिन की दावत में जितना चाहूं उतना मांस खा लूंगा। बेशक अगर कोई झगड़ा हो तो मुझे बुला लेना। जैसे ही मोटा आदमी यह कह रहा था, उसने मुर्गे के आकार का एक और मांस का टुकड़ा तोड़ा और कुछ चबाने के बाद उसे निगल लिया। 1 मीटर लंबा जानवर का पैर जल्दी ही पूरा खत्म हो गया। उसने लापरवाही से अपने तेल से सने हाथों को कपड़ों पर पोंछा और हॉल के कोने की ओर देखा। क्या कहते हो, समर? हॉल के कोने में एक काले कपड़े पहने युवक बैठा था जिसका चेहरा पीला था। उसके पैर खुले हुए थे और घुटने मुड़े हुए थे। उसके दोनों हाथ घुटनों पर टिके हुए थे और एक काली तलवार उसके पैरों के पास तिरछी झुकी हुई थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। उसके लटकते बाल उसकी आंखों को ढक रहे थे, जिससे कोई उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। हॉल में वह अजीब तरह से शांत था। यह इतना शांत था कि लोगों को उसके अस्तित्व का एहसास ही नहीं था। ओह! शांत काले कपड़े पहने युवक का सामना करते हुए पीले कपड़े पहने मोटे आदमी ने मुंह में लार भरी और लगभग घुट गया। इस बदमाश से बात करने की कोशिश करना वाकई नकारे जाने जैसा था। इस समय हॉल का दरवाजा खोला गया। एक मोटा आदमी भावशून्य भाव से अंदर आया। उसने एक मोटा फर लबादा पहना हुआ था जिसका कॉलर ऊपर उठा हुआ था। उसके पैरों में लंबे सख्त जूते थे जिनका आधार उजाड़ हड्डियां थीं। उसके कदमों से हड्डियों के बजने जैसी आवाजें निकल रही थीं, जैसे पदा पादा। हम यहाँ पहुंच गए हैं, चलो नीचे चलें। इस पुरुष का सामना करते हुए पीले वस्त्रधारी मोटा आदमी और गाउन वाली लड़की आदरपूर्वक पेश आए। हाँ, लॉर्ड पैगोडा। कोने में बैठा पीला युवक भी धीरे से खड़ा हो गया। हवाई जहाज का दरवाजा खुलते ही वे चारों प्रकाश किरण के साथ केंद्रीय दिव्य टावर की ओर उड़ चले। कोई उड़ गया। दिव्य शहर के कई लोग अपनी आंखें तान रहे थे। वे नहीं जानते थे कि वे लोग कौन थे, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि वे मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के शक्तिशाली व्यक्ति थे। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ दिनों बाद अज्ञात गुटों के हवाई जहाज दिव्य शहर की ओर उड़ेंगे। गुजरते दिनों में बड़ी संख्या में लोग उतरकर केंद्रीय दिव्य टावर में प्रवेश कर गए। इन गुटों ने अपने खुद के प्रतीक चिन्ह लगाए, कुछ को दूसरों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता था। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के अलावा रतनगढ़ दिव्य साम्राज्य के शाही राजवंश भी था। यह मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के आकार का लगभग आधा देश था, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। उनके अलावा अन्य स्वतंत्र पारिवारिक कुलों के राजदूत भी थे। ये स्वतंत्र परिवार कबीले किसी देश से संबंधित नहीं थे, लेकिन उनके पास महान विरासत थी। एक परिवार कबीला एक देश के बराबर होने में सक्षम था। इनमें से कुछ पारिवारिक कुलों का अस्तित्व सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से कम नहीं था। उनके पास भयानक शक्तियां थीं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वहां अधिकाधिक लोग आ रहे थे। ये वास्तव में वीरों की सभा जैसा था। इससे दिव्य शहर साधक आश्चर्यचकित हो गए। ये सिटी लॉर्ड का बर्थडे बैंक्वेट कितना शानदार था। एक दिन बाद एक और शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ। इस व्यक्ति की पहचान ने दिव्य शहर के कई साधकों की सांस रोक दी। वह सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य का क्राउन प्रिंस था। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार से अनगिनत बच्चे थे। सिर्फ दिव्य शहर में ही राव उपनाम वाले बहुत से साधक थे। इन कुलीन लोगों का उपनाम राव था। यदि उनकी वंशावली का पता लगाया जाए तो उनका शाही परिवार से रक्त संबंध पाया जाएगा। हालांकि वर्तमान क्राउन प्रिंस की तुलना में वे कुछ भी नहीं थे, न केवल स्थिति और पहचान में बल्कि ताकत में भी। क्राउन प्रिंस की उम्र करीब 3000 साल थी। उन्हें शाही परिवार के हजारों बच्चों में से चुना गया था और उनमें असाधारण प्रतिभा थी। शाही परिवार द्वारा उन्हें पालने पोसने के प्रयासों के कारण अब वे मानव ऋषि कहलाने से बस एक कदम दूर थे। एक बार जब वह ऋषि बन गया तो वर्तमान दिव्य सम्राट उसे सिंहासन सौंप देगा। इसलिए सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में क्राउन प्रिंस का स्थान स्पष्ट था। क्राउन प्रिंस खुद यहां आए हैं। ये सेलिब्रेशन अद्भुत होने वाला है। लोग जानते थे कि यह सेलिब्रेशन उनके जीवन का सबसे महान सेलिब्रेशन होगा। जब लोग दिव्य शहर में गैदर हुए, उस समय अर्जुन तलवार की कब्र में था और दिन का समय जाने बिना स्वॉर्ड ट्रूथ को समझने की कोशिश कर रहा था। मूल रूप से अर्जुन ने सोचा था कि सेबर कब्र का अनुभव करने के बाद, जो तलवार कब्र के समान ही ओरिजिन से आई थी, उसके लिए तलवार कब्र में प्रवेश के साथ स्वॉर्ड ट्रूथ को समझना बेहद आसान होगा।
हालांकि जब वह तलवार वाली कब्र में गया तभी उसे एहसास हुआ कि यह सेबर वाली कब्र से पूरी तरह अलग थी। सेबर कब्र में सेबर के निशान थे और सेबर ट्रूथ के 32 शब्द थे। प्रत्येक शब्द में एक सेबर ट्रूथ था। लेकिन तलवार वाली कब्र में वे चीजें नहीं थीं। वहां एक आकर्षक पत्थर की दीवार थी। पत्थर की दीवार के सामने आंखें बंद करके ध्यान लगाने से कोई भी भ्रम में पड़ सकता था। इन भ्रमों में तेज बहती नदियां, झरनों की झड़ी, लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र की आभासी छवियां थीं और साथ ही उड़ती हुई तलवारें भी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार वाली कब्र को पीछे छोड़ने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन में देखे गए सभी दृश्यों को पत्थर की दीवार पर डाल दिया था। इस तरह भविष्य के लोग पत्थर की दीवार के सामने ध्यान करते समय इन दृश्यों को महसूस कर सकते थे। ये वे बातें हैं जो तलवार की कब्र के मालिक ने तलवार के तरीके को समझते समय देखी थीं। अर्जुन ने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि खोली और उसके दिमाग में एक रोशनी चमक उठी। तलवार कब्र के मालिक ने ये सभी छवियां देखी थीं जो उसे अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को समझने की अनुमति देती थीं, इसलिए उसने उन दृश्यों के भीतर अपनी स्वॉर्ड इंटेंट छोड़ दी थी ताकि भविष्य के लोग उन पर विचार कर सकें। अर्जुन ने प्योयांग तलवार महल में 10 महीने बिताए थे और वह प्योयांग तलवार महल के मास्टर की स्वॉर्ड इंटेंट को समझने में विफल रहा। हालांकि इसने उसको स्वॉर्ड ट्रूथ की गहरी समझ हासिल करने में मदद की। सबसे कठिन स्वॉर्ड ट्रूथ को आजमाने के बाद, जो इसके ओरिजिन के सबसे करीब थे, फिर अपेक्षाकृत आसान स्वॉर्ड ट्रूथ पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश करना, ये बहुत आसान था। यदि यह कहा जाए कि प्योयांग तलवार महल में पीछे छोड़ी गई स्वॉर्ड इंटेंट एक ऊंचा पहाड़ था जिस पर चढ़ना बहुत कठिन था, तो तलवार की कब्र में पीछे छोड़ी गई स्वॉर्ड ट्रूथ उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों की तरह थी। अर्जुन एक एक कदम करके ऊपर चलता गया। समय बीतता गया। उसको पता ही नहीं चला कि तलवार की कब्र में ध्यान करते हुए उसे कितना समय बीत गया। वह पूरी तरह से अलौकिक अवस्था में पहुंच गया था, स्पिरिचुअल सेंस में कहें तो प्रकृति के साथ एक हो गया था। प्योयांग तलवार महल से मिले चौंकाने वाले स्वॉर्ड मार्क अर्जुन के दिमाग में गूंजते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार के वे बड़े बड़े मार्क्स उसके दिमाग में उकेरे जा रहे हों जो धीरे धीरे तलवार की कब्र के भीतर की छवियों के साथ ओवरलैप हो रहे थे। पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ में जंग लगी टूटी तलवार आ गई। टूटी तलवार से एक ठंडी बर्फीली सी अनुभूति हो रही थी जिससे उसका दिमाग और भी साफ हो गया। उसने तलवार को धीरे धीरे हिलाया, मानो वह अदृश्य मकड़ी के जालों पर वार कर रहा हो। एक के बाद एक वार पूरी तरह से रैंडम प्रतीत हो रहे थे, लेकिन भ्रम की दुनिया में अर्जुन ने एक झरने को चीर दिया था, एक नदी को विभाजित कर दिया था, और फैंटेसी की तरह सेबर की किरण और तलवार की छायाएं एक दूसरे के साथ बुनती हुई लग रही थीं। जबकि अर्जुन तलवार को समझने की कोशिश में मदहोशी की हालत में था, दिव्य शहर पहले से ही गतिविधि से गुलजार था। केंद्रीय दिव्य टॉवर में मेहमानों के स्वागत के लिए एक जगह थी जिसे शानदार कमरा कहा जाता था। दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड का बर्थडे बैंक्वेट यहीं आयोजित किया जाना था। हालांकि शानदार कमरा केंद्रीय दिव्य टॉवर के हॉल में था, लेकिन अंदर जाने पर आपको फूल और बांस दिखाई देंगे। ये पौधे खजाने थे और पौधों के बीच पन्ना हरा पानी था जो चुपचाप चारों ओर बह रहा था, जैसे कि यह एक जेट बेल्ट हो। यदि कोई गेस्ट इस हरे बांस के जंगल में पीना चाहता था तो वे बस बहते पानी में शराब के गिलास डाल सकते थे और उससे पी सकते थे, और इसे घुमावदार नहर से पीने का पानी के रूप में वर्णित किया जा सकता था। बांस के जंगल के पार वहां बहुत ही सुंदर छोटी मेजें थीं। मेजें लगभग 1 फुट ऊंची थीं और उन पर लोग सिर्फ घुटनों के बल बैठ सकते थे। मेजों पर सभी तरह के उत्तम आध्यात्मिक भोजन रखे हुए थे। वे सभी खजानों में खजाने थे और बहुत महंगे थे। भोजन में युआन क्यूई की भरपूर मात्रा थी, जिससे व्यक्ति के साधना स्तर को इसे खाने से लाभ मिल सकता था। दिव्य नगर के सिटी लॉर्ड के बर्थडे बैंक्वेट के लिए उन छोटी मेजों पर बैठने के लिए जो लोग योग्य थे, वे सभी विभिन्न बड़े गुटों के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड और 7 स्टार पैगोडा लॉर्ड जैसे वीआईपी लोगों के लिए उन्हें पूरे हॉल के सेंटर में बहते पानी के पास बैठाया गया था। मेज के चारों ओर मंडप बने हुए थे। प्रत्येक मंडप में एक बड़ी मेज थी और प्रत्येक देश के सभी यंग एलिटीज यहां बैठे हुए थे। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को छोड़कर जो होस्ट था, अन्य सभी गुटों को केवल एक मंडप आवंटित किया गया था। मंडपों में बैठने वाले लोग प्रत्येक गुट के सबसे ताकतवर युवा थे, और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के मंडप के लिए अपेक्षाकृत बेस्ट दिव्य शहर साधकों को चूज किया गया था। उदाहरण के लिए हेवन अर्थ मैन ऑनर रोल के टॉप 30 प्रतिभाशाली लोग और अन्य आयु समूहों के नेता। उदाहरण के लिए 3रे वर्ष के साधक जैसे रंजन अरोड़ा, 2रे वर्ष के साधक महिमा और अंकुर, तथा इस वर्ष के बैच के शीर्ष 3 नए साधक मनन सिन्हा, दिया और एक छोटा मोटा युवक। ओह, अर्जुन यहाँ क्यों नहीं है? सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य की युवा पीढ़ी 6 मंडपों में विभाजित थी।
मनन, दिया, अंकुर और महिमा एक साथ बैठे थे। अंकुर ने आसपास के माहौल को देखा और पाया कि अर्जुन आसपास नहीं था। इससे अंकुर को आश्चर्य हुआ। अर्जुन के कद को देखते हुए वह निश्चित रूप से यहाँ बैठने के योग्य था। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वह एकांत प्रशिक्षण में हो, महिमा ने लापरवाही से कहा और इसकी परवाह नहीं की। दरअसल उसके लिए इस तरह के बैंक्वेट में शामिल होना बिल्कुल भी उचित नहीं था। वह शोरगुल और उत्साह पसंद करने वाली व्यक्ति नहीं थी। वह केवल विभिन्न गुटों के यंग एलिटीज लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ आई थी। ओह, ये मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के लोग हैं। इस समय विभिन्न गुटों के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं पहुंचे थे। केवल विभिन्न गुटों की युवा पीढ़ी ही हॉल में थी। महिमा ने करीब 1 दर्जन युवकों को आते देखा। उनका नेतृत्व पीले रंग का मोटा आदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अहंकार था। उन्होंने भीड़ पर नजर डाली और बिना रुके महिमा को पार कर लिया तथा महिमा के बगल वाले मंडप की ओर देखने लगे। उस मंडप में दिव्य शहर के 2 सबसे प्रभावशाली साधक रुद्र सिंह और यश यादव बैठे थे। जब अर्जुन ने पहली बार दिव्य शहर में प्रवेश किया था तब रुद्र और यश 15 साल के थे। उस समय वे अर्थ रोल के टॉप 100 में स्थान किए गए थे। अब 1 साल बाद रुद्र और यश ने दिव्य शहर में 4 साल बिता लिए थे और वे अब 5वें वर्ष के साधक थे। उनका साधना स्तर लगभग आधे साल पहले युवान आधार क्षेत्र के मध्य चरणों तक पहुंच गया था। सूर्य प्रताप और उनके बैच ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और वे दिव्य शहर से बाहर निकल गए थे। इसलिए रुद्र और यश अर्थ रोल के टॉप 5 में प्रवेश कर गए थे। सूर्य प्रताप, ऋषभ मेहता और कंपनी के बिना अब दिव्य शहर में प्रगति के अलावा कोई भी 6ठे वर्ष का प्रतिभाशाली छात्र नहीं था। लेकिन प्रगति ने कभी हेवन या अर्थ रोल को चुनौती नहीं दी। कोई नहीं जानता था कि वह अपनी उजाड़ स्वर्ग तकनीक के अलावा अन्य पहलुओं में कितनी मजबूत थी। इसलिए 5वें वर्ष के रुद्र और यश को अब सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। लोगों का मानना था कि वे दोनों सूर्य प्रताप और कंपनी की जगह ले लेंगे और वे जल्द ही हेवन और अर्थ रोल दोनों पर हावी हो जाएंगे। जहां तक अनिरुद्ध, दिनेश और उनकी कंपनी का सवाल है, हालांकि वे उत्कृष्ट थे लेकिन वे रुद्र और यश से बहुत खराब थे। नीचे के बैच, चौथे और तीसरे वर्ष के साधकों की सिचुएशन और भी खराब थी। तीसरे वर्ष के साधकों में केवल रंजन अरोड़ा था और उसे पिछले न्यूकमर रैंकिंग कंपटीशन में अर्जुन ने हरा दिया था, जो उससे 1 वर्ष छोटा था। तीसरे वर्ष के साधकों के लिए यह निश्चित रूप से शर्मिंदगी की बात थी। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के पीले वस्त्रधारी मोटे व्यक्ति को बर्थडे बैंक्वेट शुरू होने से पहले ही यह बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि दिव्य शहर के साधकों में कौन बेस्ट है। इसलिए एक बार प्रवेश करने के बाद उसने केवल रुद्र और यश पर ध्यान दिया। पीले कपड़े पहने मोटे आदमी की बेशर्म निगाहों को भांपते हुए यश ने भौहें सिकोड़ ली। यह मोटा आदमी लड़ना चाहता है। यश एक घमंडी व्यक्ति था और उसका स्वभाव भी बहुत खराब था। पीले कपड़े वाले मोटे आदमी की दुश्मनी को महसूस करते हुए वह क्रोधित हो गया। यह मोटा आदमी सीधा सादा नहीं है, यह तुम्हारी ताकत देख रहा है। उसकी निगाहें वाकई परेशान करने वाली हैं, मानो ये किसी व्यापारी की निगाहें हो जो अपना सामान चेक कर रहा हो। यश के पास खड़े होकर रुद्र ने शांति से कहा। उसका हाथ उसके शरीर के बगल में रखे छोटे सेबर को छूने से खुद को नहीं रोक सका। यश, सिटी लॉर्ड के बर्थडे बैंक्वेट के लिए कुछ अचानक प्रदर्शन हो सकते हैं। यह विभिन्न गुटों के सभी यंग एलिटीज के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का मोमेंट होगा। अब सीनियर सूर्य प्रताप के चले जाने के बाद जो लोग इस बात को संभाल सकते हैं वे शायद हम दोनों ही हैं। इसलिए यह मोटा आदमी तुम्हें आंक रहा है। रुद्र ने जल्दी ही मोटे आदमी के इरादों को भांप लिया था। यश ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं समझ गया, ये भी अच्छा है। यश को चुनौतियों से डर नहीं लगता था। युवा पीढ़ी के अन्य लोगों के साथ युद्ध करना ही वह सब कुछ था जो वह चाह सकता था। वह विशेष रूप से सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के बाहर के यंग एलिटीज के साथ मुकाबला करने के लिए उत्सुक था। इसी समय शानदार कमरे का दरवाजा खुला और कुछ सेवकों के मार्गदर्शन में विभिन्न गुटों के महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां पहुंचे। उनमें से 2 लीडर थे। उनमें से एक मोटा आदमी था जो भारी फर का लबादा और हड्डी से बने सैन्य जूते पहने हुए था। वह मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य का 7 स्टार पगोडा लॉर्ड था। और दूसरा व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जो हरे रंग का गाउन पहने हुए था। वह खुश दिख रहा था, लेकिन उसकी तलवार जैसी भौहें एक बेहद तेज आभा प्रकट कर रही थी। इस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं दिख रहा था, बल्कि वह नश्वर संसार का विद्वान लग रहा था। वह ऋषियों की पुस्तकें पढ़ने वाला इंसान लग रहा था और दिखने में कमजोर था। वह दिव्य शहर का सिटी लॉर्ड था। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान को आते देख दिव्य शहर के मंडपों में उपस्थित कई युवक युवतियों की सांसें रुक गईं। दिया, महिमा, अंकुर, यश, रुद्र,
यहाँ तक कि सबसे अभिमानी प्रतिभाशाली लोग भी दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड का सामना करते समय अत्यंत सम्मानपूर्ण हो गए, क्योंकि उन सभी के मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। ये पहली बार था जब वे दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड से मिल रहे थे। केवल वे ही नहीं, यहाँ तक कि सूर्य प्रताप या ऋषभ मेहता भी पहले कभी सिटी लॉर्ड से नहीं मिल पाए थे। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के विद्वान, 7 स्टार पैगोडा के लॉर्ड और विभिन्न बड़े गुटों के महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रवेश कर रहे थे, मंडप में बैठे सभी यंग एलीट्स खड़े हो गए। इन महान लोगों को देखकर वे अत्यधिक उत्साहित हो गए और साथ ही एक प्रकार का दबाव भी महसूस करने लगे। उन्होंने सोचा कि एक बार महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठ गए तो बर्थडे बैंक्वेट शुरू हो जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये लोग सीधे जल नहर को पार कर गए और सीधे शानदार कमरे के बगल वाले एक रूम में चले गए। शानदार कमरे में बातचीत के लिए साइड चैम्बर थे। साइड चैम्बर के दरवाजे अंदर जाते ही बंद हो जाते थे। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समूह को बगल के कक्ष में गायब होते देख जूनियर हैरान और भ्रमित हो गए। क्या ये सिटी लॉर्ड का बर्थडे बैंक्वेट नहीं था? बैंक्वेट का आयोजन हो चुका था, फिर भी ये महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी सीट पर नहीं बैठे और तुरंत बातचीत के लिए बगल के एक रूम में चले गए। उस समय कई जूनियर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या बकवास है। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य से आए पीले वस्त्रधारी मोटे आदमी ने भोजन करने की योजना बनाई थी, लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बैठे बिना वह भोजन नहीं कर सकता था। क्या बात है, क्या बात है। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के अन्य यंग एलिटीज भी सवालों से भरे हुए थे। इस समय राजसी पोशाक पहने एक लड़की ने शांति से कहा, शायद ये बातचीत इस बर्थडे बैंक्वेट का मुख्य उद्देश्य है। ... इस समय शानदार कमरे के बगल वाले रूम में विभिन्न गुटों के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हुए थे। सीटें स्पष्ट रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित थीं। एक क्षेत्र का नेतृत्व मध्यम आयु वर्ग के विद्वान कर रहे थे। उनके पीछे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से जुड़े विभिन्न गुट थे। दूसरे क्षेत्र का नेतृत्व 7 स्टार पगोडा लॉर्ड कर रहे थे। उनके पीछे मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य से जुड़े गुट थे। अंतिम क्षेत्र दक्षिण से 12 देशों का गठबंधन था। ये 12 देश सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य और मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य से छोटे थे। हालांकि 12 देशों के गठबंधन के साथ वे अन्य 2 दिव्य साम्राज्यों के साथ त्रिपक्षीय बातचीत करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। और इन 3 क्षेत्रों के बीच विभिन्न एकांतप्रिय पारिवारिक कबीले और कुछ बिखरे हुए छोटे देश थे। कुछ मायनों में वे अंतिम शक्तिशाली गुट थे, लेकिन वे एकजुट नहीं थे। ये सिंपल डिस्कशन स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित शक्तियों के अनुसार होनी थी। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य और मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य कई सालों से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। इन दोनों देशों के बीच लगातार टकराव होता रहता था, लेकिन दिव्य जंगल के निरंतर भय के कारण वे कभी बड़े लेवल पर नहीं लड़े। अलाल इस समय दिव्य शहर का सिटी लॉर्ड होस्ट की सीट पर बैठा था। उसके हाथ में एक स्क्रॉल था। मैं अपने बर्थडे बैंक्वेट में शामिल होने वाले सभी लोगों से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आप सभी यहां इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमें एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उपस्थित सभी लोगों ने शेफर्ड बॉय की किंवदंती सुनी है। आप लोगों को याद तो होगा ही, जब हमारा अर्जुन शुरू में दिव्य जंगल में गया था तो ब्लैक वाटर दलदल के पास उसने एक इंसान को देखा था जिसने बहुत आसानी से दलदल पार कर ली थी और एक बैल पर बैठा हुआ था जिसने अर्जुन से रास्ता भी पूछा था। वही शेफर्ड बॉय है। ये बंदा आगे चलकर इन लोगों के लिए बहुत तबाही लाने वाला है। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने बात की, उसने स्क्रॉल खोला जिसमें एक चित्र था। तस्वीर में एक युवक हरी गाय पर सवार था। उसने हाथ में एक छोटा सा खिलौना पकड़ रखा था और एक बांस की टोपी पहन रखी थी। वह साधारण कपड़े पहने हुए था और एक सुंदर युवा किसान लड़के जैसा दिख रहा था। शेफर्ड बॉय। कुछ लोगों की भौहें तन गईं। जाहिर है उन्होंने ये नाम कभी नहीं सुना था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके हाव भाव शेफर्ड बॉय शब्द सुनते ही बदल गए। मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि सिटी लॉर्ड ने हमें इनवाइट किया है। मैंने शेफर्ड बॉय की किंवदंती सुनी है। 10 साल पहले वो पश्चिमी क्षेत्रों में प्रकट हुआ था और उसने वहां खूनी तूफान मचा दिया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक यहां प्रकट होगा। एक बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। ये शेफर्ड बॉय कौन है? कुछ लोगों ने पूछते समय भौहें सिकोड़ी। वहां मौजूद सभी लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि वे कुछ ऐसा न जानते हो जो दूसरे जानते हो। मैं आपको बता दूं, अधेड़ उम्र के विद्वान ने शेफर्ड बॉय की तस्वीर हल्के से फेंकी और वह उड़कर दीवार पर जा लगी। फिर उसने धीरे से कहा, शेफर्ड बॉय एक रहस्यमय युवक है। बेशक वह बस जवान दिखता है। जहां तक उसकी वास्तविक उम्र का सवाल है, मुझे नहीं पता। शेफर्ड बॉय उसका सिर्फ एक निक नेम है। मुझे नहीं पता कि उसका असली नाम क्या है। शेफर्ड बॉय की उत्पत्ति एक रहस्य है।
हम नहीं जानते कि वह कौन है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वह इंसान नहीं है। क्या इंसान नहीं है? ये सुनकर एक हरे कपड़े पहने बुजुर्ग घबरा गया। उसने दीवार पर लगी पेंटिंग को ध्यान से देखा। ये स्पष्ट रूप से एक युवा व्यक्ति था, वह इंसान कैसे नहीं हो सकता था? वास्तव में पिछली बार जब शेफर्ड बॉय दिखाई दिया था तो उसने पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत बर्बादी मचाई थी, क्योंकि हर बार जब वह दिखाई देता है तो उसके साथ जानवरों का एक विशाल झुंड होता है। पहले तो ये सिर्फ छोटे पैमाने पर होगा, बाद में ये और भी ज्यादा भयानक होता जाएगा, यहाँ तक कि कई आदिम प्रजातियों के जानवर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी संदेह है कि शेफर्ड बॉय उजाड़ जानवरों को नियंत्रित करने में सक्षम है। उजाड़ जानवरों पर नियंत्रण, ये सुनकर लोग घबरा गए। क्या ये शेफर्ड बॉय मानव रूप में एक उजाड़ जानवर हो सकता है? किसी ने खुद को ये पूछे बिना नहीं रखा। हालांकि अधेड़ उम्र के विद्वान ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। आज तक सबसे प्रामाणिक प्राचीन अभिलेखों में किसी उजाड़ जानवर के मानव रूप धारण करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बेशक हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि कोई उजाड़ जानवर ऐसे अकल्पनीय क्षेत्र में साधना कर सकता है जहां वह मानव रूप धारण करने में सक्षम हो। आमतौर पर दिव्य जंगल में जानवरों की भीड़ होती है, लेकिन उनका आकार बड़ा होता है और उजाड़ जानवरों की बुद्धिमत्ता अधिक नहीं होती। जानवरों की भीड़ ढीली रेत की तरह बिना किसी उद्देश्य के हमला करेगी और नष्ट करेगी। इसे आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन शेफर्ड बॉय के साथ यह अलग होगा। जानवरों की भीड़ बहुत संगठित और रणनीतिक हो जाएगी, जिससे इसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 10 साल पहले जब शेफर्ड बॉय पहली बार पश्चिमी क्षेत्र में दिखाई दिया तो उसने पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत बड़ी तबाही मचाई। उस समय शेफर्ड बॉय का लक्ष्य पश्चिमी क्षेत्रों में प्राचीन परिवार का कबीला चौहान परिवार का कबीला था। चौहान परिवार के कबीले की विरासत बहुत गहरी थी, इसलिए वे उस बड़े पैमाने पर जानवरों की भीड़ का सामना करने में सक्षम थे। हालांकि उन्हें फिर भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। शेफर्ड बॉय के असफल होने के बाद उसने कई जगहों पर कुछ जानवरों की भीड़ इकट्ठा कर ली। खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन ये जानवरों की भीड़ चौहान परिवार के कबीले के साथ लड़ने वाले जानवर की तुलना में बहुत कमजोर थी। ऐसा लगा कि यह बदला लेने का एक तरीका था। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने शांत स्वर में शेफर्ड बॉय की कहानी सुनाई। चौहान परिवार कबीला। जब लोगों ने परिवार के कुल का नाम सुना तो वहां मौजूद कई महत्वपूर्ण लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस परिवार के कुल की विरासत बेहद डरावनी थी। ये सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य और मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य से कहीं अधिक शक्तिशाली था। शेफर्ड बॉय उस शक्तिशाली स्तर के पारिवारिक कबीले के खिलाफ क्यों गया? हर किसी को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। विभिन्न गुटों के प्रमुख व्यक्तियों के बदसूरत हाव भाव देखकर मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने फिर कहा, चौहान परिवार के कबीले का शेफर्ड बॉय के साथ कुछ झगड़ा हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वह बहुत बड़ी लड़ाई बन गई। जहां तक हमारा सवाल है, हमें उसके साथ कोई टकराव नहीं करना चाहिए। हालांकि चूंकि वह हमारे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में प्रकट हुआ है, इसलिए यह अभी भी बहुत चिंताजनक है। और एक बार जब जानवरों की भीड़ आएगी तो ये सिर्फ सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य का मामला नहीं होगा। निकट से संबंधित होने और समान हित होने के कारण हम सभी का भाग्य एक जैसा है, इसलिए आप सभी को भी फंसाया जा सकता है। अधेड़ उम्र के विद्वान ने धीरे से यह बात कही, जबकि भीड़ चिंतित भाव से उनकी बात सुन रही थी। यह ऐसा विषय नहीं था जिस पर वे सहजता से बात कर सकते थे। हर कोई आज यहाँ सभी को इकट्ठा करने का कारण एक गठबंधन बनाना है, ताकि हम संभावित जानवरों की भीड़ का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने इस बर्थडे बैंक्वेट का मुख्य उद्देश्य बताया। ये सुनकर सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। हालांकि दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड इस तथ्य के बारे में सही थे कि अगर जानवरों की भीड़ आएगी तो आसपास के देश भी इस विनाश में शामिल हो जाएंगे। शेफर्ड बॉय की उपस्थिति सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र में थी, उनके देशों के पास नहीं। इसलिए जानवरों की भीड़ की स्थिति में सबसे पहले सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरकार उनकी बारी आने से पहले सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को नष्ट होना ही होगा। हालांकि ये जानवरों की भीड़ बहुत बड़ी नहीं हो सकती है और शायद सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को नष्ट करने में भी सक्षम न हो। यदि ऐसा हुआ तो सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य नुकसान उठाकर जानवरों की भीड़ का सामना करने में सक्षम होगा। यदि ऐसा हुआ तो इसमें उनका कोई काम नहीं होगा। इसके अलावा एक और बात थी। हालांकि जानवरों की भीड़ के कारण बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता था, यहाँ तक कि ऋषियों की जान भी चली जाती थी, लेकिन हर जानवर की भीड़ के साथ विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने का यह एक बढ़िया अवसर था। योद्धाओं को परिपक्व होने के लिए कठिनाई और हत्या से गुजरना पड़ता था। इसके अलावा जानवरों की भीड़ के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में संसाधन भी मिल सकते थे।
उदाहरण के लिए, मारे गए आदिम प्रजाति का शरीर खजानों से भरा होता था। यदि कोई जानवरों की भीड़ का सामना कर पाता है तो यह उसके लिए फीनिक्स की तरह राख से पुनर्जन्म लेने का अवसर भी है। सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य और जानवरों की भीड़ दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। युद्ध में देर से शामिल होने से वे अपने स्वयं के ऋषियों और प्रतिभाओं के मरने के जोखिम को कम कर देंगे, केवल लाभ प्राप्त करेंगे। दिव्य शहर का सिटी लॉर्ड कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह उनकी इच्छाधारी सोच को कैसे नहीं समझ सकता था। समय के साथ विभिन्न गुटों के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विचार अलग अलग हो जाने स्वाभाविक थे। इस संभावित आपदा और सौभाग्यपूर्ण अवसरों की संभावना का सामना करते हुए हर किसी के पास अपनी अपनी योजनाएं थी। हर कोई जोखिम से बचना चाहता था, लेकिन लाभ उठाना चाहता था। जब तक शेफर्ड बॉय एक ऐसा जानवरों की भीड़ तैयार करने में सक्षम नहीं हो जाता जो वास्तव में 10 से अधिक देशों को नष्ट करने में सक्षम हो, तब तक विभिन्न गुटों के लिए बिना किसी मान के जानवरों की भीड़ का विरोध करने में भाग लेना असंभव बात थी। इस समय मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के 7 स्टार पगोडा के लॉर्ड ने कहा, सिटी लॉर्ड मिस्टर शेट्टी, आपने गठबंधन का उल्लेख किया है। मुझे आश्चर्य है कि गठबंधन के लीडर की जिम्मेदारी कौन लेगा। जैसे ही 7 स्टार पैगोडा के लॉर्ड ने ये कहा, भीड़ का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। गठबंधन का लीडर सिर्फ एक चेहरे की समस्या नहीं थी, इसमें कमांडिंग शक्तियां भी शामिल थीं। जानवरों की भीड़ के खत्म होने के बाद कमांडिंग शक्तियों वाले व्यक्ति को अकथनीय लाभ होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक युद्ध में मौतें और चोटें, क्षति और साथ ही विजय भी शामिल होती थी। कुछ ऐसे युद्ध हो सकते हैं जिनमें विभिन्न गुट लड़ना चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे युद्ध भी होंगे जिनमें कोई भी अपने योद्धाओं को मौत के घाट नहीं उतारना चाहेगा। मध्यम आयु वर्ग का विद्वान 7 स्टार पगोडा लॉर्ड का सवाल सुनकर मुस्कुराया। उसने उत्तर दिया, गठबंधन के लिए किसी लीडर की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए बस एक परिषद की आवश्यकता है जिसमें विभिन्न गुटों के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हों। ओह, परिषद! अगर परिषद में आम सहमति के बिना लगातार बहस हो रही है, ऐसे में गठबंधन लीडर की जरूरत है। 7 स्टार पैगोडा के लॉर्ड का स्वर शांत लग रहा था, लेकिन उसमें एक छुपी हुई शार्पनेस भी थी। लोग जानते थे कि मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं थे। अब जब मूल हित इसमें शामिल हो तो युद्ध को कैसे टाला जा सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।